सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरे नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सुपर टेट 2026 के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज़। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी सीरीज़ फॉर सुपर टेट 2026 के नाम से। ठीक है, तो उसमें वीडियो जाती रहेगी, आप जाके देख लेना। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे। सबसे पहले हमने हमारा परिवेश लिया है क्लास 3। प्रयास करेंगे कि हर एक वीडियो में जो है साथियों, भले ही वीडियो लंबी हो या छोटी हो, बहुत शार्ट में चीज़ें आपके लिए मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईलाइट करके सारे पॉइंट को मैंने लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आज आपके क्लास 3 का पूरा हमारा परिवेश आपका निपटाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। देखो किस तरीके से खाली पॉइंट वाइज हाईलाइट किया है पूरे चैप्टर को, और जिसमें कोई डेटा नहीं है उसको भी मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो फटाफट से देर ना करते हुए हम लोग जो है आज ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करेंगे। क्लास 3 का हमारा परिवेश मैं एक वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम बेहतरीन ढंग से आप देख सकते हो। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें टोटल आपको इंडेक्स दिखा दूँ एक बार। तो आज हम लोग जो है 15 चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। आप देख लो, आपको पूरा आइडिया लग जाए कि इस वीडियो में क्या खास होने वाली है। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए, ये जो पूरे आपको 15 चैप्टर हमारे परिवार से लेकर के पासपोर्ट परिवेशी पेड़ पौधे देख सकते हैं आप, हमारा अंग, पशु पक्षियों का आवास, हमारी सुरक्षा, यातायात के साधन, यातायाती नियम, संचार के साधन, ये हम टोटल 15 चैप्टर को इस वीडियो में लेकर के ख़त्म करने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए सिर्फ वही सिलेक्टेड डेटा तैयार किया है जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्लास 3, 4, 5 की जो हमारा परिवेश है, इसका आज पहला सेक्शन है। आप समझना कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो 10 नंबर का आता है, ईवीएस और जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन है, जिसमें आपके ईवीएस भी हो गए, ज्योग्राफी भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, जो हमारा संविधान वगैरह है। साथ ही साथ जो आपका जो करंट अफेयर और जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, तो कम से कम 30 में से 20 प्लस तो करंट रहते हैं। बाकी जो 8-10 बचते हैं वो आपके जीके जीएस वाले रहेंगे। तो आपके कुल मिला के कहा जाए तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, हमारा कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, हमारा परिवेश के 3, 4, 5 ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम वैसे भूगोल का ख़त्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी का फिनिश करेंगे, पॉलिटी का फिनिश करेंगे। इससे आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ मेरे भाई। एससीईआरटी सीरीज़ में देखो, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ मेरे को कुछ चीज़ें दिखा जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो मैं सोचा पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो मेरे भाई, आप देख पा रहे हैं कि जो मूल अधिकार हैं, टोटल 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहला समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध उनका अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 45। तो मेरे भाई, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आप एकदम याद करके नोट करके रखें। कई बार पूछता है अस्पृश्यता का जो अंत है वो किसके अंतर्गत है, तो वो आता है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। तो एक बार ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। देखो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट लेसन है हमारा परिवार, यहाँ पे आपको डेटा देखो बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं वही चीज़ें बता देखो, इसमें साधारण सी एक स्टोरी है। इसमें आपको इस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज में कोई भी चीज़ें नहीं दी गई हैं। ठीक है, चलो अब सेकंड पेज पे आते हैं मेरे भाई। यहाँ भी मधु के दादाजी बाज़ार जा रहे हैं सामान खरीदने की वजह से लेकर के। बस ये ध्यान रखना कि परिवार के जो सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ठीक है ना, एक साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको है, इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है डेटा। देखो इसमें आओ, तीसरे में बाज़ार से लौटने की बात हो रही है, फिर दोनों मिल करके एक दूसरे से रसोई में रखना, ये सब एक नॉर्मल बातचीत वाली बात चल रही है। ठीक है, उसके यहाँ जो मधु थी उसके परिवार में खेती का काम होता था, ये सब नॉर्मल है। देखो एक चीज़ ये भी था ना, परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी काम करते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि ये सब आपके सामान्य बुद्धि, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो ये इतना कॉमन सेंस आप लगा लेंगे, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमको एक चीज़ मिला फर्स्ट चैप्टर में, परिवार जो होता है हमारी क्या होती है, पहली पाठशाला होती है। तो ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खैर ये चीज़ भी आपको जानकारी थी, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि क्लास 3 ये भी समझना। बहुत लोग ये कहें सर आप क्यों एससीईआरटी सीरीज़ चला रहे हैं, ये इतनी सामान्य चीज़ें। बिल्कुल भाई, आप क्लास 3 तो कर रहे हो, आप एससीईआरटी में पहला 3 का कर रहे हो, फिर 4th कराएंगे, 5th कराएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा और जो फैक्ट्स और डेटा है वो आपको और इम्पोर्टेंट मिलते जाएंगे। मेरा उद्देश्य कोई प्रश्न छूटने ना पाए, इसलिए मैं क्लास 3 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। परिवार की पहली पाठशाला, जो परिवार जो होता है वो जो है बच्चे की क्या होती है, पहली पाठशाला होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले वो सीखना कहाँ से स्टार्ट करता है, वो अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है, उसके जो माँ बाप होते हैं, माँ वही उसकी पहली गुरु होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें बस यही डेटा था। अपने परिवार से सबसे पहले वो सीखना शुरू करता है। पहली पाठशाला बच्चे की क्या होती है, परिवार होती है। बाकी इसमें कोई डेटा नहीं है। चलो फटाफट से आते हैं। अब देखो
फिनिश हो गया फर्स्ट लेसन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने बेहतरीन ढंग से आपके लिए पूरा डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल भी आपका टाइम लॉस ना होने पाए, एकदम समय की बचत करते हुए, जहाँ पे कोई डेटा नहीं है, स्टोरी है, उसको बिल्कुल छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। इस चैप्टर में भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो आपको बताने लायक हो, ठीक है। एक सामान्य सी बातचीत हो रही है, कूड़ा कचरा गड्ढे में डालना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ठीक है। भोजन, ये सब सारी एक नॉर्मल सी बात है। मतलब हमें अपने पड़ोसियों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, मिलजुल के आसपास में रहना चाहिए। तो एक बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आपका अभ्यास आ गया, इसमें भी कोई डेटा नहीं था। यहाँ देखते हैं, ये देखिए आपका अभ्यास है। 1 बाय 1 किसी भी चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है, पूरे 15 चैप्टर यहाँ लिए हैं। चलो अब देखो, आप पार्ट 3 पे आके हैं, परिवेशीय पेड़ पौधे। इसमें हम देखेंगे तो हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, यह एक दूसरे से भिन्न भी दिखाई देते हैं। याद रखना, पेड़ पौधों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। किस आधार पे पाई जाती हैं? तो अब बहुत बेसिक चीज़ है, पत्तियों से, ठीक है, फलों से, फूलों से, ठीक है। हम पहचानेंगे कैसे किसी चीज़ की, तो लंबाई और तने की मोटाई के आधार पे। पेड़ पौधों में भिन्नता कैसे दिखा, अलग अलग कैसे दिखाई देते हैं? या तो पत्तियों के आकार में भिन्नताएं रहेंगी, फलों से, फूलों से, लंबाई और तने की मोटाई से। तो ये डेटा था एक नॉर्मल सा, बाकी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे अब आपने देखा ना, इसके जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उसमें कुछ की पत्तियाँ लंबी और नुकीली होंगी, किसी के गोल होंगी, है ना, कुछ पत्तियों की बड़े बड़े होंगे और कुछ के छोटे होंगे। तो ये सारी बहुत, कई के नुकीले होती हैं, ठीक है, कुछ चिकने होते हैं। तो ये सब था, लेकिन जो पहचानने का तरीका था वो था। ये देखो, पत्तियों के आधार पे यहाँ का विभाजन किया गया है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए, जो लास्ट तक जुड़ेगा निश्चित रूप से, वो मैंने आपको एक ही, अब देखिए, एक वीडियो में आपका मैं क्लास 3 पूरा फिनिश कर रहा हूँ, फिर ऐसे ही अगला वीडियो हमारा परिवेश क्लास 4 रहेगा, हमारा परिवेश क्लास 5 रहेगा, फिर हम 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे सारे सब्जेक्ट लेकर के। चलो देखो भाई, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाए, तो मेरे भाई कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट बनाना। जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। देखो, आप जो पेड़ पौधे होते हैं उनके तने एक समान नहीं होते हैं। तनों की मोटाई और लंबाई में उनकी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ में घनी हो जाती हैं, ठीक है। कुछ तनों में शाखाएं कम होती है, जिनकी लंबाई कम होती है और तने पतले लचीले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पौधे के रूप में जानते हैं। ध्यान रखना, पौधे और पेड़ों में विभिन्न, आपको अंतर पता है ना मेरे भाई? पेड़ों के रूप में और पौधों के रूप में, तो पौधे कौन से होंगे? जिनकी तनाव में शाखाएं कम होंगी, जिनकी लंबाई भी कम होगी और तने पतले लचीले होंगे, उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं, ठीक। और कुछ तने लंबे और मोटे होते हैं और उनकी शाखाएं भी लंबी और मोटी हो जाती हैं। तो इन शाखाओं में जो छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं, जिससे वो घनी हो जाती हैं, तो इन्हें हम पेड़ों के रूप में जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ नीचे आ जाओ। इन फूलों और फलों को हम उनके रंग, गंध, आकार के रूप से पहचानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के तरह के फल फूल मिलते हैं। जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, हमारा जो परिवेश होता है उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो फूलों और फलों को हम किसके आधार पे जानते हैं, पहचानते हैं? तो रंग, गंध और आकार से उनको पहचानते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इस पेज में आओ। यहाँ देखो, ज़मीन पर फैलते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो ज़मीन पे फैलते हैं और कुछ ऊपर चढ़ने के लिए किन्हीं की सहायता लेनी पड़ती है। तो याद रखना, जब हमें किसी पौधे को क्या करना रहे, ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को बेल या लता कहलाती है, ठीक है। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। यह बाँस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं को सहारा लेकर। तो याद रखना, जिन पौधों को चढ़ने के लिए जो है क्या करने के लिए सहारे की आवश्यकता लेनी पड़े, बेल या लता कहलाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इधर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको बताने लायक है। आ जाओ फटाफट से, बहुत छोटी वीडियो होगी। आप देखो, आप सोचोगे कि भाई क्लास 3 को इतने कम टाइम में आपको कैसे फिनिश कर दिया गया। देखिए, पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। वातावरण से CO2 लेते हैं और O2 आपको देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी इधर कोई ऐसा डेटा नहीं मिला। यहाँ पे आ जाओ, हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की जैसे आवश्यकता होती है भाई, वैसे पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप और खाद की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब अगर आप उन घास फूस हटाते रहो, समय समय का पानी खाद देते रहो, तो उनका जो विकास होगा बहुत बेहतरीन ढंग से होगा, ठीक है। तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और उनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। चलो भाई, यहाँ पे अभ्यास है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आ जाओ, पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 15 चैप्टर आज आपका ये फिनिश होगा। पार्ट 4, परिवेशीय जीव जंतु, इसको समझो। हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी, कीट पतंगे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम पहचानते हैं, कुछ को हम नाम से भी पुकारते हैं। तो हम किसी भी कीट, पशु पक्षी, कीट पतंगों को कैसे पहचानते हैं? तो पहचानने का आकार क्या है, आधार क्या है? शरीर की बनावट से, ठीक है। शरीर की बनावट से
उसके रंग से, उसके पंख से, पंजे और चोंच से, बोली से, ठीक है मेरे भाई। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। देखो कुछ जीव जंतु घास, पत्ती, अनाज के दाने, फल, सब्जी और बीज आहार के रूप में लेते हैं, तो ऐसे लोगों को शाकाहारी जानवर कहा जाता है। जो जीव जंतु घास, पत्ती, अनाज के दाने, फल, सब्जी या फूल भोजन के रूप में ग्रहण करे शाकाहारी हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मांस को आहार के रूप में लेते हैं, वो कैसे हो गए? मांसाहारी हो गए। और फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्ती, अनाज दोनों का मिक्सअप जो खाते हैं, वो सभी प्रकार के भोजन लेते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, ये डेटा आपको पता था लेकिन यहाँ पे था इसलिए मैंने बताया। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं, तो उन्हें हम पालतू पशु पक्षी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी है ना, ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। अब देखो इसमें आओ, इस पेज में आपको यहाँ मिलेगा। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए हम पे निर्भर रहते हैं, है ना, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए, है ना। उनको भोजन भी दो, साफ़ सफाई पे ध्यान दो, नियमित रूप से उनका टीकाकरण कराओ। भाई वो हम ही पे तो आश्रित हैं। चलो नेक्स्ट, आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी देखिए तमाम प्रकार से उनके साथ भी शोषण किया जा रहा है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, है ना, एक विशेष देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए एक ऐसे स्थान बनाए जा रहे हैं जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जाए। तो इससे हमारा पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। ठीक है, पॉलीथीन खाने में पशुओं को नुकसान होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इनको जो है पॉलीथीन को हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, है ना, सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। पेड़ पौधे सिर्फ हमें मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों को भी भोजन देते हैं, है ना, और पशु पक्षी अपना आवास भी उन पे बनाते हैं। चलो आ जाओ, इस पेज में कुछ नहीं। इसी के आधार पे हम लोग आते हैं पार्ट 5 पे हम लोग पहुंच चुके। पार्ट 5 पे देखें फटाफट से। तो देखो, हम जब भूख लगता है हमें, तो हम कुछ पदार्थों को ग्रहण करते हैं भूख लगने पे। ठीक है, जब हम कुछ खाते पीते हैं तो वह भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो उससे हमें क्या होता है? कार्य करने की ताकत, ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि, विकास होता है और रोग बीमारियों से बचाते हैं। ठीक, अब समझो ज़रा। तो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको 3 रूपों में पोषण हमें देते हैं। तो इन्हीं गुणों के आधार पे हम भोज्य पदार्थों को 3 भागों में भी बांटते हैं। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, उन्हें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका क्या क्या हो गया? घी हो गया, देखिए गेहूँ हो गया, घी हो गया, गुड़ हो गया, रोटी हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, चावल हो गया, मक्खन हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया। ये सब जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा जो है जो एनर्जी गिविंग फूड है, यानी जो आपकी ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना आप। नेक्स्ट आ जाओ, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करते हैं, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लो आप मूंगफली है, दाल, चने हैं, अखरोट है, मछली, मांस है, दूध है, अंडा है। तो इस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का, वो ये आपके वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में हमारे सहायक होते हैं। ठीक है, चलो रोग से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाव वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जो हरी सब्जियां हो गई, मछली हो गए, दूध हो गए, जितने भी फल हो गए, ये सब आपके क्या हैं? रोग जो है दूर करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, चलो अब ये चीज़ें आपके यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। इस पेज पे आओ, यहाँ पे खाली मैंने 2-3 हाईलाइट किया है। कुछ पदार्थों को हम कच्चे खाते हैं और कुछ को पका के खाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जब हम पकाते हैं तो वो थोड़ा सा स्वाद उसका बढ़ जाता है, चीज़ें मुलायम हो जाती हैं, पकने में आसान हो जाती है, यानी हम जब पाचन करेंगे तो वो हमारे लिए सहायक हो जाते हैं। ठीक, बाकी धुल के खाना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, है ना। बाज़ार से खुली चीज़ें फल फूल ले आओ तो उसको धुल के खाओ, चबा के खाओ, है ना, हाथ पानी से धुलो, ये सब नॉर्मल चीज़ें। इसलिए इस पर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाऊँगा। देखो, इसमें हमें एक पॉइंट मिला कि जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती वरन भोजन को निगलने में भी सहायता करती है, तो ध्यान रखना। दांत, वो देखिए क्लास 3 के लेवल का है, तो ऐसा बहुत जो डेटा मिलेगा वो बहुत बेसिक रहेगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, माइनर जो मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स, वो यहीं होती हैं, तो इसलिए इग्नोर मत करो। क्लास 3 एक वीडियो में आ रही है, क्लास 4th 5th ऐसे ही सीरियल वाइज चलेंगे, लेवल बढ़ता रहेगा। दांत भोजन को काटने और चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, चबाए हुए भोजन आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, और आसानी से पच भी जाता है। तो इसलिए हमें दांतों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी नियमित सफाई करनी चाहिए। इस पेज में आपको कोई डेटा नहीं। अब आप देख पा रहे हो कितने बेहतरीन ढंग से आपका ये पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। एक भी डेटा आपका छूटेगा नहीं मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पे क्लास का, देखिए पार्ट 6 पे आ गए, पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक। यहाँ आपको मिलेगा
पक्षी भी पंजे और चोंच की सहायता से अपने भोजन पकड़ते हैं। पंजे और चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है, ठीक है। फल सब्जी अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने के लिए हम वो जो है अपने चोंच की मदद लेते हैं। गौरैया की चोंच जो होती है वो छोटी और नुकीली होती है ना, इससे उनको अनाज के जो दाने होते हैं छीलने फोड़ने में सहायता मिलती है। और जो शक्कर खोरा होता है इसकी चोंच पतली और घुमावदार होती है, इससे फूलों के रस चूसने में आसानी होती है। तो गौरैया की चोंच छोटी और नुकीली होगी और शक्कर खोरा की चोंच जो है पतली और घुमावदार होगी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। चलो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो, बाज और चील की जो चोंच होगी वो छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है, पंजे नुकीले, इन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है, ठीक। अब देखो कुछ प्रकार ऐसे हैं जैसे पानी में जो रहने वाले हैं, जैसे बगुला, कीचड़ में पानी में रहने वाले कीड़े और जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। चलो यहाँ पक्षियों की तरह पशुओं के भी भोजन में भिन्नताएं पाई जाती हैं। खाना चबाकर खाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके आगे के दांत नुकीले होते हैं, ठीक। यहाँ देखो, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वो अपने भोजन को काटती है, और घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। घास और भोजन चबाने के लिए पीछे वाले दांत का, और काटने के लिए आगे वाले छोटे दांत। भाई शेर तो पता है मांस खाता है, नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक चीज़ और डेटा इंपॉर्टेंट, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। किसके दांत हमेशा बढ़ते हैं? गिलहरी के दांत। वो अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है, इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। चलो पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई फटाफट से। देखो, मनुष्य के रहने के लिए घर नहीं थे तो पशु पक्षियों के और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में पहले जो रहते थे, घने पेड़ पौधों की छाया, गुफाओं में रहते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं अब इस समय वर्तमान में। अब देखो यहाँ ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं। यहाँ भाई वो आगे बढ़ता है बच्चा, तो एक बार अस्पताल देखता है तो बोलता है अपना घर है, तो उसकी बहन उसको बताती है कि नहीं ये अस्पताल है, यहाँ इलाज होता है। वैसे लाल रंग का डिब्बा दिखता है तो कन्फ्यूज होता है, तो डाकखाना है, ठीक है। आगे बढ़ता है तो पंचायत है जहाँ प्रधान जी और सचिव जी बैठते हैं। वह स्थान जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है, वो घर कहलाता है। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठंडी गर्मी वर्षा आदि तूफान हिंसक जानवरों से बचाता है, बहुत बेसिक चीज़ है। देखो आपका जो घर का आकार और बनावट भी अलग अलग होते हैं। मिट्टी, बाँस, लकड़ी, घास फूल आदि वस्तुओं का प्रयोग करके घर जो है घर बनाए जाते हैं। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। खपरेल, कटीली झाड़ी, बाँस बल्ली से छत बनाए जाते हैं, इसे कच्चा घर कहा जाता है, जो खपरेल की तीर से बने कटीली झाड़ियों से बनते हैं। और पक्का घर जिसमें सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट का उपयोग किया जाता है। और कुछ इस तरह के भी घर होते हैं जो घास फूस, लकड़ी, बाँस आदि से तैयार किए जाते हैं, झोपड़ी कहलाते हैं। तंबू भी एक प्रकार का क्या है? घर है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पार्ट 8 पे आ जाओ फटाफट से। पार्ट 8 देखो, पशु पक्षियों का आवास। पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है, उन्हें भोजन तथा सुरक्षा मिलती है, याद रखना। स्वयं कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो स्वयं घर बनाते हैं, और कुछ पेड़ पौधों पे ही रहते हैं, है ना। कुछ प्रकृति द्वारा जो वासस्थल है, जैसे पानी, गुफाओं, झाड़ियों जो निर्मित होती है, उनको भी घर की तरह उपयोग में लाते हैं, ठीक। यहाँ आ जाओ। देखो, बंदर जो होता है पेड़ की घनी शाखाओं पर, मछली पानी में, शेर गुफा में रहता है, ठीक। जो कुछ जानवर अपना घर स्वयं बनाते हैं, खरगोश तथा चूहे जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। मधुमक्खी अकेले न रहकर समूह में रहती हैं, अपने छत्ते का निर्माण करती है। चींटियाँ भी बिल बनाती हैं और समूह में रहती हैं। पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। यहाँ समझो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन वो अपने लिए रहने के लिए स्वयं बिल नहीं बनाते, वो चूहे और खरगोश के बिल में घुस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं दादागिरी के साथ। आ जाओ। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास, पेड़ की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, सूखे पत्ते, सब अलग अलग जैसे कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला हमारे घर की दीवार और छत पर भी बना लेते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी हम अपने घर में पालते हैं। कुछ पशु पक्षी बिना हमारी मर्जी के भी हमारे घर में रहते हैं। अब जैसे बिना हमारी मर्जी के, जैसे मान लो चूहा है, छिपकली है, मक्खी है, तो ये सब हम लोग परमिशन नहीं ना देंगे। चलो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं, फटाफट से देखो और कमेंट करके बताओ क्या आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या नहीं। पहले आप मेरे को बताओ, इसकी ये कमेंट करना, ठीक है। क्लास 4 भी अगली बार आएगा। सब पूरा SCERT ख़त्म करके तुरंत NCERT स्टार्ट करेंगे। मैं पानी हूँ। हाँ, एक और चीज़ समझ लेना, पंचनामा सीरीज़ की वीडियो भी अभी आएगी आज, उसको ज़रूर देखते रहना। देखो, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। चलो पार्ट 9 है, पानी अनमोल है। कोई डेटा यहाँ नहीं है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाओ। पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, नहलाने पिलाने के लिए। पेड़ पौधों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है मेरे भाई। बस आगे बढ़ो। यहाँ भी कोई डेटा नहीं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ। पानी की बचत हम कैसे करते हैं? नहाते समय बचत करो, कपड़े धुलते समय करो, बर्तन धोते समय, जानवरों को नहाते समय, घर की साफ़ सफाई के समय। तो यहाँ से पानी की बचत की मुहिम छेड़ी जा सकती है। कोई डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं। पार्ट 10 पे आते हैं भाई। टोटल 15 चैप्टर हैं, फटाफट से करेंगे। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहूँ। देखो अब यहाँ ध्यान से,
ठीक तरह से काम, हमारा शरीर जो होता है बहुत सारे अंग होते हैं, कान, नाक, आँख, दांत, जीभ, है ना, सबके अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है, ये सब शरीर के अंग है। तो ठीक तरह से काम कर, इसके लिए हमें अंगों की सफाई देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पेज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, बस ये समझो कि जीभ हमें स्वाद का पता चलता है और भोजन निगलने में सहायता करता है, बोलने में हमारी मदद करता है, ठीक। बाकी कान, नाक, मुँह, इस सब का तो आपको पता ही है, सूंघने के काम में, और ये सारी चीज़ें, नाक से हम गंध की पहचान करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, किसी वस्तु की पहचान हम छू के करते हैं, तो अपनी त्वचा से छू करके वस्तु की हम पहचान कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोई डेटा नहीं है, हाथ धुलने के लिए बताया, गंदगी साफ़ करने के लिए, ठीक। बस मेरे भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो एकदम टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें आपका कंप्लीट किया जाए। पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं, तो इसलिए हमें कूड़े कचरे और को कूड़ेदान में डालना चाहिए, और हैंडपम्प या नल के आसपास पानी की निकासी बनाए रखनी चाहिए, जिससे पानी कलेक्ट ना हो, ठीक है। और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो, सप्ताह में 1 बार नाखून काटो, ठीक है मेरे भाई। फिर यहाँ पे देखो एक्सरसाइज है, कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से हम पार्ट 11 पे आते हैं। स्पीड कैसी है, अगर आप चाह रहे हो कि सर बहुत स्पीड में कराया है, भाई कुछ भी स्पीड में नहीं कराया, आपको इतना डेटा देना है ना, तो इसलिए मैंने आज क्लास 3rd का करा दिया। मैं इसको 2 पार्ट में करवाता, लेकिन मैंने एक ही में करवाया। सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए और हमें उसका पालन करना चाहिए, जो हमें हमारे शरीर और हमारे आस पड़ोस में हमारी जो है सुरक्षा करेगा। यहाँ आ जाओ, बिजली के उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें, उपयोग के बाद स्विच बंद करें, और इससे हमारी सुरक्षा और ऊर्जा की बचत दोनों होगी। यहाँ भी कोई डेटा नहीं है मेरे भाई, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं किसके, 12 यातायात के साधन की तरफ, ठीक है। यातायात के साधन 12, बस 2 चैप्टर और रह गया है। जिन वाहनों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूल, कार, बस, ट्रेन, है ना, हवाई जहाज, ये सब। देखो कुछ साधन ऐसे होते हैं जो सड़क पर चलते हैं, कुछ पानी में चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ लोहे की पटरी में चढ़ते हैं। तो आपको पता है कि सड़क से ज़्यादा तेज़ गति से लोहे की पटरी वाली समय, है ना, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कराएगा। फिर इसी प्रकार हवाई जहाज है, रेलगाड़ी से भी कम समय में एक शहर से दूसरे स्थान में पहुंचा देगा। तो बस ये चीज़ है ना। पानी में लिए हम सामान ढोने के लिए या यात्रियों के लिए नाव का पानी में जहाज का यूज़ या नाव का करते हैं। कुछ वाहन सामान ढोने के लिए भी होते हैं, या अनाज, बालू, मिट्टी, है ना, ईंट, ये सब सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। आप देख सकते हैं यातायात के साधन, ठीक है। कुछ भी डेटा नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, दोनों पेज में यहाँ भी कोई चीज़ें नहीं है। अब आ जाओ, थोड़ी सी छेड़खानी किया है किसी बच्चे ने यहाँ से पेज निकाल करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ ना हो तो अपने बाईं तरफ चलना चाहिए, ठीक है। पैदल चौराहे पर चलने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ से एक बच्चे ने इसका वो कट कर दिया था, यातायात के नियम, बहुत बेसिक चीज़ है, कुछ इस पेज में नहीं है। भले ही उसने कट किया इस चैप्टर का, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ भी कोई डेटा नहीं था। बस यहाँ पे आओ कि हमेशा हमें कुछ नियम याद रखो, जैसे लाल बत्ती रुकने का संकेत, पीली बत्ती तैयार, और हरी बत्ती गो का संकेत है, ठीक है। लाल बत्ती स्टॉप, पीली बत्ती रेडी, और हरी बत्ती गो यानी जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी ऐसा डेटा नहीं है। चलो अभी पेज चेंज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में कहा गया है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। और अगर दुर्घटना नहीं भी हुई है, मतलब हमारी गाड़ी से, तो भी हमारा ये दायित्व है कि हम घायल व्यक्ति को मदद करें, जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सके, है ना, उसकी जान बचाई जाए। तो ये याद रखना, मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में कहा गया है। चलो यहाँ देखो, कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है मेरे भाई। यहाँ देखो, संचार के साधन पार्ट 14, ठीक है। कोई भी ऐसा डेटा आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। पीछे आ जाओ, देखो संचार के साधन क्या है। टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, टेलीफोन है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि ये संचार के साधन है। इससे हम कई प्रकार की जानकारी और सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश या सूचना को पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग करते हुए संचार के साधन कहलाते हैं ना। ये सूचनाएं बातचीत द्वारा हो सकती है, लिखित में हो सकती है, या चित्र के रूप में भी हो सकती हैं। पहले क्या होते थे, संदेशवाहक पहुँचाते थे हमारी बात, फिर कबूतर है, फिर चिट्ठी देने वाले डाकिया जो होते थे वो हो गए, ठीक है। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, टेलीफोन है, मोबाइल है। आप ईमेल द्वारा एक बार में बहुत से लोगों को संदेश भेजा जा सकता है। यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। दूरदर्शन और रेडियो पर अनेक शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बस, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ भी देखो, कोई डेटा ऐसा नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और लास्ट चैप्टर, कूकी कोयल कुल्हड़ ला। अब यहाँ पे नो डेटा मैंने लिखा है क्योंकि एक कविता है, इसमें जो है कुल्हड़ और जो है दावत की बात की गई है, तो इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं मिला, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक आपका फिनिश होता है। तो आप मेरे को बताना, हमारा परिवेश आपको मैंने आज ख़त्म किया एक ही वीडियो में, कैसा लगा आपको कंटेंट, ठीक है। ये ज़रूर कर लेना, यहाँ पे जो आपको दिए गए यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो चलो भाई,
और 15 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।